हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज की क्लास हमारी किस चीज़ के ऊपर होने वाली है? एनी गेसेस? मुझे लग रहा था कि भाई बहुत जेनेटिक्स हो गया, प्लांट ब्रीडिंग की भी क्लासेस हो गई हैं, एंड मोस्ट अवेटेड क्लासेस आर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। आप लोग मेरी जनरल क्लासेस में भी कहते रहते हैं मैम बायोटेक्नोलॉजी के सेशंस होने चाहिए, हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। सो हियर विद अस आज हम जो है बायोटेक्नोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स पहली क्लास है हमारी, इंट्रोडक्टरी क्लास है, बहुत ही मिनिमल हम इस चीज़ में देखेंगे कि ओवर द ऑल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्या काम करती है, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। आज हम किसी भी टेक्निकल टर्म में नहीं घुसेंगे, बिकॉज मेरा काम पहले दिन आपको डराना नहीं, समझाना है। तो आज हम अपना बायोटेक्नोलॉजी का ये सफ़र शुरू कर रहे हैं। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि हमारी जितनी भी ये क्लासेस होती हैं, ये मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मिलती है, जहाँ पर हम प्लांट साइंसेस के सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। फर्स्ट वीक में हमने जेनेटिक्स की 3 क्लासेस ली थी, सेकेंड वीक में हमने प्लांट ब्रीडिंग की 3 क्लास ली थी, और अब थर्ड वीक में हम बायोटेक्नोलॉजी को ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास किसकी आने वाली है, ये गेसेस आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यानी कि जो आपका पढ़ने का दिल कर रहा है आउट ऑफ योर प्लांट ब्रीडिंग पोर्शन और प्लांट साइंस पोर्शन, जस्ट लेट मी नो, नेक्स्ट वीक उसी की क्लास हम लेकर आएंगे। तो चलिए अपना ये सफ़र शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। तो आज जो है आपकी जो एप्लीकेशन है, अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन टुडे ओनली, आज ही इसको डाउनलोड कर ले। लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नीचे जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है मेरे नाम से, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। बट क्वेश्चन ये होता है कि क्यों हम अपनी फ़ोन की मेमोरी बढ़ाएं और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको जॉब अलर्ट्स मिलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पावर कैप्सूल मिलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डेली क्विज आपको मिलती है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने टीचर्स के साथ आप 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पेड बैचेस जितने भी हैं वो सभी इन पर एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है जब आप एप्लीकेशन से उसमें एनरोल करते हैं एज कम्पेयर टू योर वेबसाइट्स। तो बहुत सारे फायदे इस एप्लीकेशन के, टू डाउनलोड इट राइट नाउ। एंड फिर हम चलते हैं कि अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये एकलौता ऐसा चैनल है जहां पर सुबह से शाम तक आपको एग्रीकल्चर कंटेंट मिलता है। तो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि कोई भी क्लास आपके प्रयास की मिस ना हो और आप टाइमली इन क्लासेस को देखें और अपने प्लांट साइंसेस के इस सफ़र में खूब एंजॉय करते हुए तैयारी करें। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, है ना। जैसे ही ये वर्ड आता है बायोटेक्नोलॉजी, तो जैसा यहाँ पर पिक्चर में, कुछ ऐसे ही पिक्चर हमारे माइंड में बनती है। somebody with a mask, with a cap, handling some DNA, है ना, और उसके हाथ में कोई माइक्रोपिपेट है, या इस तरीके की इमेज हमारे सामने बनती है। बट एक्चुअली क्या बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ इतना ही है? जो लैब में हम DNA एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या जो लैब में हम DNA एडिटिंग कर रहे हैं, क्या वही सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है? ऑफ कोर्स आज के मॉडर्न एरा में अगर हम कहें तो बायोटेक्नोलॉजी का वाइड स्कोप इसी तरफ है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ DNA, RNA या इनकी एडिटिंग पर ही सीमित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी शाखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यस, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो ये शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, है ना। बायोलॉजी यानी कि जहाँ पर हम किसी भी चीज़ की बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। बायोलॉजी हमारा पार्ट है जिसमें हम जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं। साथ ही साथ उसके साथ, उस बायोलॉजी के साथ हम कुछ टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ना, डाइजेशन कैसे होता है। उससे आगे का एक स्टेप है कि उनमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके
उनको इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इट कंसर्न्स विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स और देयर कंपोनेंट्स फॉर मेकिंग एनी यूजफुल प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप किसी भी लिविंग बीइंग या उसका पार्ट को यूज कर रहे हैं कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। जिंदगी यानी कि जिस भी चीज में जीवन है ना, जो भी जीव कहलाता है, आप ऐसे किसी भी जीव को यूज करते हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बन जाता है। बी इट योर है ना, कर्ड मेकिंग सबसे पुराना एग्जाम्पल, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। सो बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट डीएनए। अगर हम अपने घर में डोसा बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं या कर्ड बना रहे हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि इनमें जो फर्मेंटेशन होती है वो माइक्रोब्स की हेल्प से होती है। माइक्रोब्स की हेल्प अगर आप ले रहे हैं तो आप किसकी हेल्प ले रहे हैं? किसी जीव की हेल्प ले रहे हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर आप किसी सर्विसेज में भी यूज करते हैं, है ना, अपनी किसी सर्विस के लिए भी किसी भी लिविंग बीइंग का यूज किया जा रहा है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, राइट। द नेक्स्ट विल बी योर प्लांट्स, लाइक माइक्रो प्रोपगेशन करना, जीन एडिटिंग करना, सुपीरियर क्रॉप्स बनाना, जो हमारा एक्चुअल में एग्रीकल्चर का पार्ट है ना, दैट विल बी अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। और प्रोड्यूसिंग एनी एंटीबायोटिक्स, इतनी सारी एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया हो जाता है, ये एंटीबायोटिक्स कहाँ से आती है? ये भी बैक्टीरिया से आती है ना, इनके मास कल्चर से आती है। सो be it the production of the antibiotics, be it the superior plants or genetically modified plants or animals, be it tissue culture, be it test tube babies, or be it making of curd, as simple as that, ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो पाया है। यानी कि पहले बायोलॉजी को समझे और फिर उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। Moving towards the next slide, बायोटेक्नोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं और आपने नाम सुने भी होंगे। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ भी जाते हैं ना। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी तक तो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन सुना था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी भी ग्रीन, व्हाइट, रेड, ब्लू होती है। और ये कौन से कलर किसको इंडिकेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट कलर हियर यू कैन सी इज रेड कलर, बायोटेक्नोलॉजी विच इज इन रेड कलर, जो कि रेड कलर से हम डिनोट करते हैं। तो रेड कलर का प्लस का साइन किसका होता है? मेडिकल का, डॉक्टर का, राइट। तो यहाँ पर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी आती है ना। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेकिंग ऑफ ड्रग्स, है ना, डिफरेंट ड्रग्स बनाना, मेडिसिन्स बनाना, या फिर आपके जो भी फार्मास्यूटिकल्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स जो हम बनाते हैं, कितने सारे वैक्सीनेशंस हमें लगते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर द बर्थ, है ना। यानी कि मेडिकल या डॉक्टर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो सारी किसके अंदर आती है? रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। Biotechnology applied to manufacture pharmaceuticals like enzymes, antibiotics, vaccinations and molecular diagnosis. Molecular diagnosis जैसे एलिसा टेक्निक का यूज करना, है ना। कोविड में भी आपने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, रियल टाइम पीसीआर का यूज करना। यानी कि अगर डायग्नोसिस के लिए भी जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज योर व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू इंडस्ट्रीज एंड अदर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। जैसे कि आपने रेडीमेड डोसा देखा होगा, रेडीमेड इडली का बैटर देखा होगा, है ना। फूड इंडस्ट्री में काफ़ी जो है एंजाइम्स और बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है ना। कई बार
जो आपके ये डिटर्जेंट्स आते हैं, है ना, डिटर्जेंट्स में भी एंजाइम्स आजकल ऐड किए जाते हैं कि हमारे कपड़े से वियर एंड टियर होता है ना, जब हम उनको पहनते हैं धोते हैं तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आपका कपड़ा थोड़ा ऊपर से रफ हो जाता है ना, जिसके छोटे छोटे धागे ऊपर निकल जाते हैं। तो आजकल ये डिटर्जेंट्स कैसे ऐड कर रहे हैं, हम आपके कपड़े को नया का नया रखेंगे, चमकदार रखेंगे, शाइन, है ना, इतनी शाइन आजकल वो आती है ऐड, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर डिग्रेडिंग दीज माइनर थ्रेड्स, जो आपके कपड़े से माइनर थ्रेड्स ऊपर निकल रहे हैं, एंजाइम्स जो हैं वॉशिंग के टाइम पर इनको डिग्रेड कर देते हैं, तभी कपड़ा जो है थोड़ा नए जैसा और थोड़ा ज़्यादा कह लीजिए स्मूथ लगता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल यूज क्या है, किसी भी लिविंग बीइंग, किसी एंजाइम्स, किसी माइक्रोब को हम इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, बी इट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बी इट द फूड इंडस्ट्री, ये सब कहाँ आते हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, विच इज डिनोटेड बाय वाइट कलर, जो कि वाइट कलर से डिनोट किया जाता है। The next here you can see is green biotechnology, and of course green is for agriculture, है ना। ग्रीन साइन जो है एग्रीकल्चर का साइन है, खेती बाड़ी पेड़ पौधे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि बीटी कॉटन का बनाना, ये ग्रीन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। जहाँ आप क्रॉप्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना रहे हैं, उनकी पैदावार अच्छी कर रहे हैं, उनकी यील्ड बेहतर बना रहे हैं, ये सारा आपका जो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। The next one is your blue biotechnology. Next one क्या है, blue biotechnology, of course, which is denoted by blue color. Blue is for marine, है ना, aquatic, पानी का रंग नीला होता है। एक्चुअली पानी का कोई रंग ही नहीं होता है, बट आसमान का रंग नीला होता है, इसलिए पानी नीला दिखता है, राइट। सो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू मराइन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जहाँ हम फिशेस की बात करें या आपके और भी जो सी फूड्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट, न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट, उनकी लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी मराइन बायोटेक्नोलॉजी में आती हैं। साथ ही साथ जो भी क्लीनिनेस का प्रोसेस है ना, अपने रिवर्स को, अपने पॉन्ड्स को क्लीन करने के लिए भी अगर हम माइक्रोब्स की हेल्प ले रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं, दैट ऑल्सो विल कम अंडर द मराइन बायोटेक्नोलॉजी। वो भी किस में आएगी, मराइन बायोटेक्नोलॉजी में आएगी। So on the whole, our biotechnology has been branched, or it is branched in 4 groups: red, white, green or blue, or say medical biotechnology, or your industrial biotechnology, your agriculture biotechnology and your marine or sea biotechnology. ये 4 आपके जो है biotechnology की branches हैं। Moving ahead with the class. नाउ कुछ और टर्म्स हैं विच लाइक रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी, और कई बार हमें ये टर्म बहुत सुनी भी होती है, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। सो वन इज योर बायो फार्मिंग। दिस फार्मिंग डज नॉट स्टार्ट विद एफ, इट स्टार्ट्स विद पी, राइट, बायो फार्मिंग, right? What is biofarming? The production of pharmaceuticals such as edible vaccines and antibiotics in plants or domestic animals. बायोफार्मिंग क्या करता है, जैसे कि हम एक एंटीबायोटिक बनाते हैं यूजिंग बैक्टीरियाज, है ना, बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं जिनमें हम बैक्टीरिया को जो है प्रोलिफरेट करते हैं, फिर उससे बायो एंटीबायोटिक बनती है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉटल्स में लगाते हैं, उनसे मेडिसिन्स बनाते हैं। तो ये तो आपका अलग इशू है। अगर कुछ ऐसा हो कि मैं जो गेहूं का पौधा उगा रही हूँ, है ना, उसी में ही ऐसा जीन ट्रांसफर किया जाए कि वो गेहूं का पौधा ही मेरे लिए वो एंटीबायोटिक बना सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे जब मैं रोटी खा रही हूँ, अपना नॉर्मल फूड खा रही हूँ, मुझे अपनी एंटीबायोटिक, अपनी मेडिसिन अपने आप मिल रही है, मुझे मेडिसिन बाहर से नहीं लेनी पड़ रही है एक्स्ट्रा। दैट इज बायो फार्मिंग, इसको हम बायो फार्मिंग कह सकते हैं। इनसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना, किसी प्लांट को या किसी एनिमल को एज अ फूड अगर हम खा रहे हैं या उससे बाद में एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो इनको हम बायो फार्मिंग कहते हैं। यानी कि हम एक प्लांट या एक जीव या एक एनिमल के कुछ भी कह लीजिए, उसको हम एक मशीन की तरह यूज कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको कहते हैं बायो फार्मिंग। बायो फार्मिंग आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में काफ़ी रिसर्च का अच्छा टॉपिक है। काफ़ी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इसके लिए कदम भी उठा रहे हैं, एंड होपफुली वन डे
हमारे पास ऐसी रोटी होगी जिसको खा के हमारा बुखार ठीक हो जाएगा, हमें एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं बायो रेमेडिएशन की तरफ, यानी कि रेमेडी है ना, किसी चीज़ का कुछ खराब हो जाएगा, इसकी रेमेडी करनी है हमें, इसको ठीक करना है हमने, है ना। तो बायो रेमेडिएशन क्या है? किसी चीज़ को ठीक करने का प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर वो किसी चीज़ क्या है? वो किसी चीज़ है एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट में इतना पोल्यूशन फैला हुआ है, बी इट द लैंड पोल्यूशन, बी इट द एयर पोल्यूशन, बी इट द वाटर पोल्यूशन, है ना, इनमें भी हम डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट माइक्रोब्स का यूज करते हैं टू क्लीन दिस एनवायरमेंट। दैट इज बायो रेमेडिएशन। इसको बायो रेमेडिएशन कहते हैं। Bioremediation refers to the use of living organism to remove contaminants, pollutants or unwanted substances from soil or water, है ना। सॉइल और वाटर में जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, हेवी मेटल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, कंटामिनेंट्स हैं, उनको माइक्रोब्स की हेल्प से रिमूव करना या डिग्रेड करना, इसको बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ठीक है, आगे आता है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, सब में बायो लग रहा है, यानी कि लाइफ तो है ना। अगर लाइफ नहीं होती तो बायो वर्ड ही यूज नहीं होता। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के कह लीजिए एक्सटेंशंस हैं, राइट। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपका एक कंप्यूटर टूल है। जितने भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं, इफ आई एम समवन हु इज रिसर्चिंग, है ना, मैं फिशेस के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ या मैं किसी और चीज़ पर रिसर्च कर रही हूँ, मैं डाटा कलेक्ट करती जाऊँगी साल दर साल, हर बार रेप्लिकेशंस होंगी, सैंपल्स होंगे। अब वो इतना सारा डाटा मैंने एक कॉपी में लिख तो लिया, लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रहा है इस डाटा से मुझे क्या मिल रहा है ना। बड़े बड़े टेबल तो बन गए, लेकिन उस बड़े बड़े टेबल से मुझे क्या मिल रहा है, उसको मैं कैसे एनालाइज कर सकती हूँ अपने यूज के लिए, या उससे मैं कैसे कोई कंक्लूजन निकाल सकती हूँ। तो उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो उस डाटा को एनालाइज करता है। जो डाटा को एनालाइज करता है और आपको एक पिक्चर देता है कि भाई ये आपका डाटा था, इस डाटा से ये पता चल रहा है कि 10 साल पहले इन फिशेस में DDT का अमाउंट जो है, एवरेज अमाउंट 10 ppm था, आज DDT का एवरेज अमाउंट 15 ppm है, यानी कि हर साल ये अमाउंट बढ़ रहा है। अमाउंट के बढ़ने की रेट ये है ना। तो वो सारी चीज़ें, ये सारे कंक्लूजन्स आपको कैसे पता चलते हैं? एनालिसिस से पता चलते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, वो कैसे फोल्डिंग करें, उनका कौन सा स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा, सबसे बेटर होगा। तो कोई ड्रग है वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो सबसे स्टेबल होगा, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो कंज्यूमर को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं देगा, किसी के साथ रिएक्ट तो नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सॉफ्टवेयर्स के थ्रू की जाती हैं। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जो हमारे डाटा एनालाइज करते हैं, वो होते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स। उन्हें बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स कहते हैं। सो बायो इन्फॉर्मेटिक इज जस्ट कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर, लेकिन ये बायोलॉजिकल डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डाटा को हमें समझा रहे हैं, तो इनको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड एनालिसिस टू कैप्चर द इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा की इंटरप्रिटेशन के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप these 3 terms are very well clear now to you. बायो फार्मिंग क्या होता है, बायो रेमेडिएशन क्या होता है, एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। The next term we can have here, or the next thing we should understand here is कि हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी है, मैंने इसके बहुत सारे एप्लीकेशन सबको ऑलरेडी बताए हैं कि इसका वाइड जो है एप्लीकेशन है। लेकिन अगर हम ऑन द होल देखें, या जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो वन इज द प्लांट टिश्यू कल्चर, जहां हम डिफरेंट टिश्यू कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड द अदर वन इज द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जहां पर हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑन द होल हम जो इस आगे आने वाले सफर में पढ़ने वाले हैं, वो इन 2 टेक्नोलॉजीज को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के लोग हैं, हमसे प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे।
not related to animal tissue culture, but yes, both can be cultured, चाहे वो plant culture हो चाहे वो animal culture हो। तो प्लांट टिश्यू कल्चर या एनिमल कल्चर में हम क्या करते हैं, किसी भी सेल को अपनी पेट्री प्लेट में लेते हैं और उसे कल्चर करते हैं, यानी कि कल्चर करने का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन, है ना। एग्रोनॉमी में भी कल्चर कर रहे हैं, हॉर्टी भी कल्चर है ना। तो उसी तरीके से जब आप इन जो ये आपके सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, उनको कल्चर कर रहे हैं, उनको कल्टीवेट कर रहे हैं, इसके लिए आपको आर्टिफिशियल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है और फिर हम उसे प्रोलिफरेट करते हैं। इसके भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इससे आप जो है बहुत सारे माइक्रो प्रोपगेशन कर सकते हैं, क्लोन्स बना सकते हैं और भी वाइड एप्लीकेशंस हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर की क्लास में, ठीक है। द अदर वन इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, दो अलग ओरिजिन के डीएनए को मिक्स करना और उनसे एक साथ काम करवाना, है ना, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखिए, अगर हम यहाँ पर शुरू से देखें तो हमारे पास एक प्लाज्मिड होता है जो कि हम बैक्टीरियल सेल से लेते हैं, और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आप किसी भी जीव से निकालते हैं जिस पर आपको काम करना है, जिस पर आपका इंटरेस्ट है, इसलिए उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। इन दोनों ही डीएनए को अलग अलग जो है जोड़ दिया जाता है, और जोड़ कर क्या होता है, ये जीन आकर जुड़ी, अब इसमें एक जीन, ये पिंक कलर हमें कहीं और से मिल रहा है और ये आपका प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया से मिल रहा है। तो यहाँ पर दो अलग अलग डीएनए जो है ज्वाइन हो रहे हैं। ज्वाइन करने का काम आपका डीएनए लाइगेज करता है। इसी तरीके से जब दो अलग अलग डीएनए ज्वाइन हो रहे होते हैं तो इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को जिसके द्वारा हमने ये रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इस जीआईएफ में बहुत क्लियरली जो है पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया हुआ है। प्लाज्मिड को आप जो है एंडो एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम्स से जो है कट लगवाएंगे। कट लगवा कर क्या होगा, ये जो आपके एंजाइम्स हैं जब आपके डीएनए को काट देते हैं ना, कट लगा देते हैं, तो स्पेस क्रिएट होता है। जो स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आके लाइगेट हो जाता है, जुड़ जाता है। डीएनए लाइगेज यहाँ पर मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है, और अब ये जो डीएनए आपका बना है ना, दिस डीएनए जिसमें दो अलग अलग टाइप के डीएनए मिक्स हैं, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में इन दोनों टेक्निक्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सफर पर, जहां हम देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है, स्टार्टिंग विद द एंशिएंट टाइम्स, बियर एंड वाइन। बियर एंड वाइन 6000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, है ना, उससे पहले से ही हम इनको बनाते आ रहे हैं। बाइबल जैसी बुक में भी ब्रेड और बियर का जिक्र हो रहा है, मतलब तब से हम इनको फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया को यूज करते आ रहे हैं। यानी कि नोइंगली और अननोइंगली हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही नया टर्म है या बहुत ही नई ब्रांच है। इट इज़ ग्रोइंग फास्ट, इट इज़ न्यू टू सम एरियाज, बट लेकिन बायोटेक्नोलॉजी को हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी तो हम कब से यूज़ करते आ रहे हैं। वी आर यूजिंग different enzymes, yeast, in making of your beer and wine from 6000 BC. We are making our breads since 4000 BC, है ना, 4000 साल बिफोर क्राइस्ट से हम पहले से ही जो है ब्रेड्स बनाते आ रहे हैं। एसीटोन, ब्यूटानॉल, ग्लिसरॉल जो है आपके बनाने शुरू हुए थे 1912 से 1914 तक। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं आज हमारे डे टू डे लाइफ में, एसीटोल के, ग्लिसरॉल के, है ना। सो दीज एसीटोन्स, ब्यूटानॉल एंड ग्लिसरॉल्स वर मेड इन 1912 और 1914 के बीच जो है इनको बनाया गया था।
दीज ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसी तरीके के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईयर रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, और स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं। सो हाफ इंफॉर्मेशन कहते हैं ना, हमेशा खतरनाक होती है, हमेशा फुल इंफॉर्मेशन रखेगा, राइट। तो ईयर्स पर ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ईयर्स मेंशन किए हैं। अगर ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आई कुड हैव जस्ट शो यू द पिक्चर एंड सेड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। Next is your penicillin production. Penicillin production is an antibiotic, first antibiotic actually, right? तो बहुत ही एक लैंडमार्क अचीवमेंट था पेनिसिलिन प्रोडक्शन का, और जो है बहुत सारे ड्रग्स में यूज़ किया जाता था, राइट। सो इट वाज मेड इन 1944। 1944 में जो है पेनिसिलिन प्रोडक्शन का किया गया था। उसके बाद आ जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। डिफरेंट जो आपके डर्टी वाटर्स हैं, सीवेज वाटर है, स्पेशली बड़े बड़े शहरों में, उनको एक जगह कलेक्ट किया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है, उसे वापस से स्वच्छ बनाया जाता है, साफ बनाया जाता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड जो सीवेज ट्रीटेड वाटर है उसको एग्रीकल्चरल यूज के लिए या फिर बाथरूम यूज के लिए, फ्लश के लिए वापस जो है सिटी में भेजा जाता है, ताकि पानी की जो हमारी इतनी कमी है ड्रिंकेबल वाटर की वो पूरी हो सके। एटलीस्ट जिन कामों में हम रीयूज कर सकते हैं वाटर, उनको रीयूज करना चाहिए। आज के दिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑफिसेज, बड़ी बड़ी जो आपकी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े टावर्स बना रही हैं, वो रीयूज्ड पानी को यूज कर रहे हैं फॉर फ्लशिंग द बाथरूम्स, है ना, बाथरूम्स में फ्लश करने के लिए वो रीयूज्ड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय द कंपनीज। और इसी तरह हम सबको भी पानी सेव करना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, नॉट इवन पानी, एनी रिसोर्सेज, डू नॉट ओवर यूटिलाइज एनी रिसोर्सेज। ये सोचना कि मेरे अकेले से क्या कोई फर्क पड़ेगा इज वेरी रॉन्ग वे टू थिंक एनीथिंग, है ना। स्टार्ट योर वे ऑफ लिविंग। आप कैसे जीना चाहते हैं, आप दूसरों को कैसे देखना चाहते हैं, अपने लिए तो स्टार्ट कीजिए, दूसरे आपको देखकर अपने आप फॉलो करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप जैसे कि कमरे से बाहर जा रहे हैं तो लाइट्स ऑफ करना है, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग टैप को अच्छे से क्लोज करना है। जहाँ पर भी आप पानी, बिजली या कोई भी रिसोर्स सेव कर सकते हैं, आपको सेव करना चाहिए। दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। Anyway, moving ahead with the applications of biotechnology, the other is the mining of uranium using microbes. Now, even mining can also be done with the help of microbes. Uranium की जो है mining microbes की help से की गई 1962 में, ठीक है। Again, I am saying these years are very important. Mentioned years are very important from your exam point of view. Do remember these years. लेकिन क्या बायोटेक्नोलॉजी की सिर्फ इतनी ही एप्लीकेशंस हैं? सो बिल्कुल भी नहीं। वी विल बी मूविंग फर्दर विद द एप्लीकेशंस, राइट। एक्चुअली चाहे मैं कितनी भी एप्लीकेशंस मेंशन कर दूं, टू कंप्लीट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट दैट इजी। इसकी एप्लीकेशन तो हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े फील्ड में है, लेकिन यहाँ पर हम उन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं जो फेमस है, जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, या जिनके बारे में कोई एक लैंडमार्क डिस्कवरी हुई थी जब वो स्टार्ट हुआ था, जिस ईयर में वो स्टार्ट किया था, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। मूविंग अहेड, एज आई सेड, ह्यूमन फूड एज फंगल ऑरिजिन, है ना। फंगस और बैक्टीरियाज जो हैं वो आपके लिए प्रोटीन्स बना सकते हैं, आपके लिए फूड बना सकते हैं। हालांकि दीज आर नॉट सो कॉमन इन इंडिया। इंडिया में ये कॉमन नहीं है, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो ये बहुत कॉमन है ना। स्पिरुलिना का नाम आपने सुना होगा। So some bacteria, some funguses are always there which can produce good amount of protein and good quality of protein for you, and you can use them as food, है ना। आप डायरेक्टली उनको एज अ फूड खा सकते हैं। हिंदुस्तान में इसलिए फेमस नहीं है, वी आर मोर इनटू किचन कुकिंग, और हमें एक बैक्टीरिया से फूड लेना, हाँ फर्मेंटेड फूड हम ज़रूर खाते हैं, लेकिन प्योरली एक बैक्टीरिया को ग्रो करके उसे एक फूड की तरह खाना अभी हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड नहीं है, राइट। द नेक्स्ट वन इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना,
है ना। एंटीबॉडीज हमारे सभी के शरीर के अंदर होती हैं, जो एंटीजेंस बाहर से आते हैं उनसे फाइट करती हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन इन डिफरेंट एंटीबॉडीज को पढ़ने के लिए या समझने के लिए या इनके रिएक्शंस को एंटीजेंस के साथ पढ़ने के लिए हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज चाहिए होती है, यानी कि एक ही टाइप की एंटीबॉडी। अगर आप मेरे ब्लड को प्योरीफाई करेंगे तो आपको सारे एंटीबॉडीज मिल जाएंगी, बट आई वांट टू क्लोन जस्ट वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी बिकॉज आई वांट टू स्टडी दैट एंटीबॉडी, हाउ इट इज रिएक्टिंग विद द एंटीजन, राइट। तो उसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है क्लोन की थी 1981 में। सो फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर कल्चर्ड इन 1981। देन इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन की काफ़ी लंबी कहानी है जिसको हम अलग से एक सेशन में भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शॉर्ट में यहाँ बताऊँ तो एनिमल टिश्यू को जो है कल्चर करके, प्लांट टिश्यू कल्चर जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे एनिमल टिश्यू कल्चर को कल्चर करके जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है और उसको जो है फिर बॉटल्स में पैक करके जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए इंजेक्शंस बनाए जाते हैं। So these cells which we are using for animal cells we are using, these are not normal cells, they are genetically modified cells, ये genetically modified cells होते हैं, right? तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, which is very very like landmark discovery or application of biotechnology for all the diabetic patients. Now moving ahead with the commercial cultivation of जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप यानी कि जिन क्रॉप्स का जेनेटिक मेकअप हम चेंज कर चुके हैं, कुछ बदलाव कर चुके हैं, बी इट योर गोल्डन राइस, बी इट योर बीटी कॉटन, बी इट योर फ्लेवर सेवर टमाटो, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, बट इट स्टार्टेड इन 1996, द प्रोसेस वाज स्टार्टेड इन 1996 जब बीटी कॉटन ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुई। And in India it was introduced in 2002, but in the world it came in 1996. World में जो है 1996 में introduce हो चुकी थी। Next is making of curd. कर्ड तो हम 8000 साल या उससे पहले से भी बनाते आ रहे हैं। हमारे जो आयुर्वेद जो बुक्स हैं उनमें भी कर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है डाइट में, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वी कैन से इट इज़ लाइक सिंस इमेमोरियल हम कर्ड बनाते आ रहे हैं दूध से, और ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। And here is your first sheep which was cloned in 1996 again, जिसका नाम क्या था, ये होमवर्क है, ठीक है भाई। सब कुछ मैं बता दूंगी तो कैसे चलेगा। और पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको होमवर्क दिए थे भाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग अपना होमवर्क को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। दिस होमवर्क इज just to indulge you in the classes. This homework is just to make you remember. अरे मैम ने ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने इसका आंसर दिया था, so I know this answer. अगर सब कुछ मैं बोलती जाऊंगी और आप सुनते जाएंगे तो आप चीज़ें कुछ याद रख पाएंगे लेकिन कुछ भूल जाएंगे। लेकिन अपने आप को मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, अपने आप को मेरे साथ धीरे धीरे इन्वॉल्व करेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको मेमोराइज करने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन विच वी आर डीलिंग टुगेदर। एज आई सेड कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो है वो इन्फानाइट है, जिनको हम नहीं कंप्लीट कर सकते। लेकिन डॉली शिप को पहली बार जो है बनाया गया, क्लोन किया गया 1996 में, राइट। तो इसका भी जो है इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हिस्ट्री रही है बायोटेक्नोलॉजी में, राइट। सो दीज वर द फेमस examples or famous applications of biotechnology which we are using in our lives. And अगर हम बात करें only related to agriculture, है ना, क्योंकि हम हैं भाई एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, खेती बाड़ी के स्टूडेंट। So what the role biotechnology is playing in agriculture is here. एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए पॉपुलेशन जो है हमारी बढ़ती जा रही है ना। अब हम लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे पैदा करना बंद कर दीजिए, है ना। वी आर नॉट चाइना, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट लिमिट तो कर ही देना चाहिए। चलिए, ये मेरी पर्सनल राय है। उसके बाद हमारे इस पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह चाहिए, है ना।
और फिर हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती, डिफरेंट डैम्स बन रहे हैं, हम फॉरेस्ट को बेसिकली काटते जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो रिड्यूस होती जा रही है। नाउ विद दिस रिड्यूसिंग लैंड वी वांट टू प्रोड्यूस मोर, हमें इससे ज़्यादा लेना है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस बढ़ती पॉपुलेशन को फीड भी तो करना है, और इसको फीड करने की जो जिम्मेदारी है वो है हम एग्रीकल्चर वालों के पास। तो इस जिम्मेदारी को हमें भूलना नहीं है, राइट। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर में? इम्प्रूव्ड ईल्ड, ऑफ कोर्स ईल्ड इम्प्रूव करने के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आपके ट्रेड्स हैं उनमें सिलेक्शन में जल्दी हेल्प मिलती है। मास सिलेक्शन आपने सुना होगा, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, है ना, वो बहुत हेल्प करता है आपको किसी भी ट्रेड के लिए, सिलेक्शन के लिए। डिजीज फ्री प्लांट्स बनाना, जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेकर प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट्स बनाते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, तो इससे वायरस फ्री प्लांट्स मिलते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स डिजीज फ्री प्लांट विल लीड मोर yield एंड बेटर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज योर फोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का फोर्टिफिकेशन, जस्ट लाइक योर गोल्डन राइस, विटामिन ए का कंटेंट बढ़ाया गया है। ऐसे डिफरेंट क्रॉप्स में आयरन का, कैल्शियम का, या आपके विटामिन ए का, इस तरीके के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स हैं उनके कंसंट्रेशन, इवन जिंक का, है ना, उनके कंसंट्रेशंस बढ़ाए जाते हैं। सो दैट, क्योंकि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, हम बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो रोज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अफोर्ड कर सके, लेकिन दाना तो ये बात है कि गेहूं तो हमारी सरकार, या चावल जो है हमारी सरकार सभी गरीबों को दे रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उन्हीं से उनके थोड़े न्यूट्रिशन जो है पूरे हो जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स पूरे हो जाएं, उन्हें डिफरेंट डिजीजेस ना हो और वो एक हेल्दी लाइफ जी सके, राइट। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोफ्यूल्स बनाए जा रहे हैं विच कैन अगेन बी यूटिलाइज्ड इन योर डिफरेंट मशीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर डिफरेंट एग्रीकल्चर मशीन्स हैं उनमें जो है यूटिलाइज किया जा सकता है बायोलॉजिकल बायोफ्यूल्स को। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जाते हैं जस्ट लाइक योर बीटी कॉटन, जिस पर पिंक बॉलवॉर्म का अटैक नहीं होता, उसके लिए किसी इंसेक्टिसाइड्स, किसी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती, एंड आवर प्लांट इज बीइंग प्रोटेक्टेड। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे जब हम बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे, राइट। एंड नाउ हियर इज द माइक्रो प्रोपगेशन। जल्दी से मुझे प्लांट्स बनाने हैं, क्लोन्स बनाने हैं, तो माइक्रो प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। एक तो मदर जैसे प्लांट मिलेंगे, कोई वेरिएशन मुझे नहीं मिलेगा, क्लोन्स मिलेंगे, जल्दी प्रोलिफरेशन होगी। जो प्लांट सीड्स नहीं बना पाते हैं उनके लिए माइक्रो प्रोपगेशन एक जीवन दान टाइप चीज है ना। तो एग्रीकल्चर में इन सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए। इन सभी एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, या बायोटेक्नोलॉजी को मैं कहूँ कि जो भी आज की बायोटेक्नोलॉजी हमने बात की, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, इनको हम एक एक करके अपनी क्लास में सारे डिटेल में समझेंगे। बी इट द गोबर गैस प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, बी इट द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक्स, ट्रांसजेनिक्स कैसे बनाए जाते हैं, या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाली क्लास में। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये इंट्रोडक्टरी क्लास कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड द क्लास? हेल्पफुल, नहीं हेल्पफुल लगी, और कोई सजेशन है क्लासेस के लिए तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Guys, this is your ICAR Plant Science Batch for PG students, जिसमें आपके प्लांट साइंसेस के सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, बी इट बायोकेमिस्ट्री, बी इट क्रॉप फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। These classes are in the recorded form में, ये क्लासेस जो हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इस बैच में मिल रही हैं। अदर 2 बैचेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, IBPS AFO एंड MP RIO बैचेस। अगर आप IBPS AFO या MP RIO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, these are your live बैचेस, एंड इनको आप अवेल कहाँ कर सकते हैं? अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर महापैक। If you are someone who's targeting multiple exams, मुझे MSc भी देना है, मुझे IBPS AFO भी देना है, which are completely 2 different exams, तो क्या मुझे डिफरेंट एनरोलमेंट करनी पड़ेगी और दोनों में पैसा खर्च करना पड़ेगा, या
कोई थर्ड एग्जाम आ गया तो आप उसको भी देना चाहेंगे। तो ये है एग्रीकल्चर महापैक, जहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्स जो भी एग्रीकल्चर अड्डा कवर कर रहा है उन सभी की क्लासेस जो है, पेड क्लासेस का एक्सेस आपको एक जगह पर मिलता है। उनके टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, और ई बुक्स भी आपको मिलती हैं। यानी कि पढ़ने वाला कंटेंट, प्रैक्टिस करने वाला कंटेंट और समझने वाला कंटेंट सब एक ही जगह हर बैच से रिलेटेड आपको एग्रीकल्चर महापैक में मिलता है। द प्राइस इज 7,359, प्राइस जो है 7,360 लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। बट दीज प्राइसेस विल बी लोअर इन योर एप्लीकेशन। ये जो प्राइसेस हैं ये आपकी एप्लीकेशन लिंक पर और भी कम होंगे। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड व्हाइल अप्लाइंग Y448। जब भी आप Y448 यूज करेंगे, whatever the maximum discount at that time is activated, वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो यूज दिस कोड टू एनरोल इन योर बैचेस। आज की हमारी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे जल्द ही प्लांट टिश्यू कल्चर के साथ। डू योर होमवर्क, जरूर बताइएगा जो क्वेश्चन मैंने आपसे आज की क्लास में पूछा है। एंड अभी मैं लेती हूँ अलविदा, और फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।